ओके बच्चों, तो हमने एमईसी में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हमने पढ़ा था बायो सेवर्ट्स लॉ और उसके एप्लीकेशन देखे थे। हमने एक स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है किसी भी जनरल पोजीशन पे वो डिराइव कर ली थी। फिर हमने एक आर्क की, सर्कल के एक पोर्शन की, अपन ने उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाली। एक लूप की उसके सेंटर पे, लूप की उसके एक्सिस पे। ऐसे अपन ने कई सारी चीजें करी थी। अब इन पे अपन को कुछ मिक्स क्वेश्चंस करना थे और कुछ थोड़े अच्छे इंटीग्रेशन थोड़ा इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस अपन को देखना थे। ठीक है, चलो। मेरे पास एक डाउट आया सर, वो एससीवी के ऑब्जेक्टिव्स कब करे, अभी या रिवीजन में? एससीवी के ऑब्जेक्टिव जब भी कोई चैप्टर आपका पूरा हो जाए ना, उसके बाद करना चाहिए। आपको लगे कि ये चैप्टर मैंने पढ़ लिया है अच्छे से, अब मैं इस चैप्टर में कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ, अब वो ऑब्जेक्टिव करो। और ऑब्जेक्टिव करते समय है ना, बिल्कुल टेस्ट जैसे करो, है ना। और एफसीवी का ऑब्जेक्टिव में है ना, लैंग्वेज बहुत घुमाते हैं, तो आपको है ना ये मतलब करना चाहिए कि मतलब लैंग्वेज अच्छे से पढ़ना चाहिए और आंसर्स मैक्सिमम सही ही है ऑब्जेक्टिव के, है ना। कई बार अपन लोग ही गलत करते हैं, तो थोड़ा सा लैंग्वेज को बहुत ध्यान से पढ़ो, वर्ड्स का मतलब अच्छे से निकालना चाहिए अपन को। ठीक है, चलो, तो बस मतलब पूरा टॉपिक हो जाए उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव कर सकते हो। ओके, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं एमईसी को आगे। तो कुछ क्वेश्चंस और करना थे, हमने आर्क के क्वेश्चंस कम करे थे, तो उन्हीं को और करते हैं, है ना। चलो, तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है जो इंफिनिटी से आ रहा है, फिर उसको अपन ने यहाँ पे एक आर्क के शेप में बेंड करा है, सेमी सर्कुलर आर्क बना दिया अपन ने। और सेमी सर्कुलर आर्क को फिर अपन यहाँ से इंफिनिटी तक लेके जा रहे हैं स्ट्रेट वायर करके। तो ये इंफिनिटी से आ रहा है और इंफिनिटी जा रहा है। करंट इसमें मैंने बता दिया आई फ्लो कर रहा था लाइक दिस, करंट इसमें आई फ्लो कर रहा था लाइक दिस। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द आर्क, सेंटर ऑफ आर्क पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी ये बताना है आपको। और जो आर्क की रेडियस है वो मान लीजिए आर है, एंड दिस एंगल्स आर 90 डिग्री। करो, करते जाइए क्वेश्चन। यहाँ सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है, इसको पॉइंट पी मार्क कर देता हूँ, है ना। क्वेश्चन है कि फाइंड बी एट पी, आपको डायरेक्शन भी बताना है आपको। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड ही दिया है मैंने, ये अटेम्प्ट करो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो। सभी क्वेश्चन बहुत आसान है, मैग्नेटिक फील्ड वाले क्वेश्चन आसान हो जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपेयर में। ठीक है, तो ये सब एक जैसे 3 क्वेश्चन दे दिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो। यहाँ पे पी पॉइंट है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है।
ओके, बहुत बढ़िया, बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 अब मैं भी सॉल्व कर देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 3 सेगमेंट्स दिख रहे हैं हमको टोटल। ये इन्फिनिटी से वायर आ रहा है यहाँ तक एक स्ट्रेट वायर है। स्ट्रेट वायर की फील्ड हम जानते हैं। फिर ये आर्क है, आर्क के सेंटर पे फील्ड लिखना है तो वो भी हम जानते हैं। फिर ये अगेन एक स्ट्रेट वायर है। तो इस क्वेश्चन को 3 सेगमेंट्स में तोड़ सकते हैं अपन, 2 स्ट्रेट वायर प्लस एक आर्क, ऐसे 3 सेगमेंट में तोड़ सकते हैं। हर एक की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेक कर लो। तो राइट हैंड थंब रूल बताया था आपको, राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में रखो, जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहां फिंगर पॉइंट करो, पाम के परपेंडिकुलर फील्ड होती है। तो ड्यू टू द लास्ट वायर इस यहाँ पे फील्ड बाहर आ रही है, इसे इसकी वजह से भी देखोगे तो बाहर आएगी, और इस आर्क की वजह से भी बाहर आएगी, सबकी बाहर ही आएगी। तो ऐड हो रही है मैग्नेटिक फील्ड। अब सबके मैग्नेटिक फील्ड लिख के ऐड कर दो। तो सेमी इनफाइनाइट वायर के कॉर्नर से परपेंडिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आर डिस्टेंस पे लिखना है, तो हो जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। इसकी फील्ड क्या आएगी, इसकी भी सेम ही आएगी, सेम डायरेक्शन है तो उसको डबल कर लो, और ये सेमी सर्कुलर आर्क की फील्ड होती है म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। बस ये एडिशन कर दो इनका, बस इनका दोनों की डायरेक्शन तो सेम है, जैसे ऐड कर दो तो ये आंसर आ गया। ठीक है, चलो फर्स्ट वाला तो बहुत आसान क्वेश्चन था। क्या फर्स्ट वाला क्लियर? मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक के कंपेयर में यहाँ थोड़े आसान होते हैं क्वेश्चन, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रॉड के परपेंडिकुलर एंड पैरेलल दो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट होते हैं, और यहाँ एक ही रहता है हमेशा, है ना, तो वो इसलिए थोड़ा आसान लगते हैं। चलो, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन, इसी को बस वेरिएशन कर दिया है मैंने वो एंगल ऑफ आर्क यहाँ पे बदल दिया है। तो अभी भी देखोगे तो ये देखो तीनों ही सेगमेंट की फील्ड तो ऐड ही हो रही है, देखो ऐड ही हो रही है तीनों की, बस तीनों के ऐड कर दो फील्ड। ये दोनों सेमी इनफाइनाइट ही होंगे, इन दोनों के कॉर्नर से परपेंडिकुलर पॉइंट पे फील्ड चाहिए आपको, तो अगेन इनकी फील्ड वही लिखेंगे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। फिर ये अल्फा एंगल की जो आर्क होगी उसकी फील्ड बस अलग लिखना पड़ेगी, म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन 4 पाई आर, बस ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब वो अल्फा को पाई लिख देता तो ये वाला आंसर बन जाता। चलो, हाँ, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा कंपैरेटिवली आसान पड़ती है, सब एक जैसी डायरेक्शन में आ रही है, डायरेक्ट स्केलरली ऐड कर पा रहे हैं अपन। इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत ध्यान रखना पड़ता था। चलो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये भी इन्हीं की कैटेगरी का क्वेश्चन है ना। इसमें भी देखो सबकी मैग्नेटिक फील्ड जस्ट ऐड ही हो रही है, तो बस लिख के ऐड करते जाओ। अब ये वाले वायर की फील्ड तो यहाँ 0 हो जाएगी, क्योंकि वायर के अलोंग ही पॉइंट है। चलो ये एक बार अटेम्प्ट कर लो आप अच्छे से, आपने शायद अब तक करा नहीं है, अटेम्प्ट कर लो। मैं और क्वेश्चन लिख देता हूँ जब तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 सेंटर पे मैग्नेटिक बताना है। ओके, क्वेश्चन 4 आ गया। अच्छा, क्वेश्चन 4 कल मैंने ये नहीं बताया था, कल आर्क का नहीं था क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 जैसे ही क्वेश्चन दिया था आपको, बट दैट वाज नॉट आर्क, है ना, स्ट्रेट वायर का क्वेश्चन दिया था। चलो थर्ड नंबर क्वेश्चन। अब थर्ड में फर्स्ट सेगमेंट की फील्ड यहाँ पर देखोगे तो 0 होना चाहिए, ये स्ट्रेट वायर के अलोंग ही पॉइंट है, तो किसी सीधे वायर के अलोंग ही पॉइंट दे दो तो फील्ड 0 आती है, क्योंकि वो आर क्रॉस रियली 0 हो जाता है। बट इसकी फील्ड बचेगी और इसकी फील्ड बचेगी, ये थोड़ा सा अच्छे से लिखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, ये एंगल थीटा दे दिया मैंने, तो ये तो एक सेमी सर्कुलर आर्क दिख रही है, सेमी सर्कुलर आर्क की फील्ड जो जाएगी वो हो जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। अब ये जो थीटा एंगल का वायर है ना,
ये यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये आर का आर क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉम्पोनेंट होगा, और ये एंगल ऊपर 90 माइनस थीटा आएगा। तो दूसरे वायर की सेमी इनफाइनाइट क्या हो जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ बन रही है आर साइन थीटा, इस आर का इधर कॉम्पोनेंट आर साइन थीटा आ रहा है, आर का इधर कॉम्पोनेंट आर साइन थीटा आता है। फिर एक कॉर्नर का एंगल इंफिनिटी और दूसरे कॉर्नर का एंगल देखो 90 माइनस थीटा है, तो न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बन जाएगा। तो ये आंसर, ठीक है, ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब वो थोड़ा सा इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस का ध्यान रखना चाहिए था। चलो ये क्लियर हो रहा है। थर्ड गोपाल पूछ रहा है सर, थर्ड में क्या रॉड के अलोंग द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू पॉइंट ऐसा कर सकते हैं क्या, मतलब क्या बोलना चाह रहे हो, रॉड के अलोंग द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू पॉइंट का कहने का मतलब क्या आपका, ये ऐसा कुछ भी मत करो यार, जो बेसिक पढ़ा है वही लिखो, है ना। ये थीटा एंगल दिया था देखो यहाँ पर मैंने, कोई ट्रिक व्रिक कुछ नहीं लगाना है, बेसिक से करना है हमेशा चीजें। ये आर डिस्टेंस है, आर का इधर आर साइन थीटा कॉम्पोनेंट होगा, तो इधर नीचे डिनोमिनेटर में आर साइन थीटा आएगा। हाँ गोपाल, रॉड वॉड के कोई ऐसे कॉम्पोनेंट नहीं लेना, वायर का कोई कॉम्पोनेंट नहीं लेना, वो सब मत करना कभी भी, ठीक है। चलो सर, ऊपर साइन थीटा आएगा, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला 90 माइनस थीटा होगा ना, दिस इज 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये 90 माइनस थीटा है, तो आपको न्यूमरेटर में साइन ऑफ 90 माइनस थीटा डालना है, तो कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलो, इसमें एंगल्स की बहुत गड़बड़ होती है बच्चों से। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी टाइप का करा हुआ है अपन ने, फटाफट बताओ इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वो हो जाए तो 50 भी लिखा है। तो फिफ्थ हो जाए तो क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन 4 का भी आंसर आ रहा है बच्चों का मेरे पास, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन 4 जैसा तो हमने करा हुआ था, ये सब आर की मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट होती जाएगी, पहले वाली आर की इनटू द बोर्ड है देखो, तो दूसरी आर की आउट ऑफ द बोर्ड है ना। तो Ln2 की सीरीज बनने वाली है यहाँ पे, तो आप समझ ही रहे हो, क्योंकि रेडियस R2R 3R 4R इस तरह से दिए मैंने। तो एक आर्क की फील्ड लिखोगे म्यू नॉट आई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की आर ही है, रेडियस आर ही है, इंटू अल्फा, फिर प्लस हाफ माइनस हाफ करते जाओगे तो अंदर Ln2 बन जाएगा, सिंपल, ये आंसर। +1 माइनस हाफ, फिर +1/3 -1/4, वो करते जाओगे तो Ln2, तो ये आंसर आ गया, बहुत सिंपल। चलो काफी बच्चों के आंसर दिखते हैं मुझे, सही है, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 6 देखो। अच्छा हाँ, बेंटन में, हाँ ठीक है, तो करो क्वेश्चन नंबर, हाँ बोलिए। इसमें नेगेटिव नहीं आएगा इसमें फोर्थ में? डायरेक्शन हम इनटू द बोर्ड को पॉजिटिव बोल दिया, ये अंदर इस वाले वायर को ऐसे इनटू द बोर्ड फील्ड है, तो उसे अपन पॉजिटिव बोल देंगे, तो ये नेट आंसर जो मेरा इनटू द बोर्ड हो जाएगा। नेगेटिव किस हिसाब से बोलना चाह रहे थे आप? हाँ सर, वो मैंने अंदर के डायरेक्शन को नेगेटिव। हाँ अंदर के डायरेक्शन नेगेटिव लोगे तो फिर नेगेटिव दिखेगा आपको, बिल्कुल सही। चलो फिफ्थ करो, सिक्स करो। क्वेश्चन नंबर 5,
अब जरा ध्यान से देखोगे तो कुछ नहीं है, 4 क्वार्टर आर्क का एडिशन हो जाएगा, ये करंट आई वो ऐसा फ्लो करेगा, देखो ठीक है। तो तुम्हारे पास एक क्वार्टर आर्क है, इस बार की फील्ड यहाँ 0 हो जाएगी, इस बार की यहाँ 0, इसकी 0 हो रही है, स्ट्रेट सेगमेंट की 0 हो रही है, और क्वार्टर आर्क्स की ऐड हो जाएगी, और सबकी देखो एक ही डायरेक्शन में, सबकी इनटू द बोर्ड है, तो इनटू द बोर्ड बस ऐड ही करना है। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर होती है सेमी सर्कुलर आर्क की, तो 2 पाई आर ले लेंगे, लेकिन एक में रेडियस 1 है और एक में 1/2 आएगा, ये आंसर, पाई नहीं बचेगा, सॉरी, ये आंसर, ठीक है। अच्छा, 9th में मैंने करंट, 6th में करंट की डायरेक्शन दी, तो करंट की डायरेक्शन ये ले लो, करंट आई है और इस तरह से फ्लो कर रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने करंट भी बता दिया। क्वेश्चन 6 बहुत ध्यान से करने का है, उसमें आपको मैंने तीन मैंने क्वार्टर आर्क दे रखी है, 3 क्वार्टर आर्क दे रखी है, तो आपको दिख रहा है डायग्राम में क्वार्टर आर्क है ना, और अब ट्राई। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में फिर से बता दूं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, ये हर एक आर्क, ये वाले जो सेगमेंट्स होंगे स्ट्रेट वाले, इनकी फील्ड तो 0 हो जाएगी क्योंकि इनके अलोंग पॉइंट है। अब बचे आर्क्स की फील्ड, तो पहली आर्क की फील्ड लिखोगे तो आएगी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ये वाली आर्क की फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू अल्फा, है ना। दूसरी की लिखोगे तो उसमें रेडियस बस 2r करना है, तो डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो मैंने क्या करा, मैं सबकी एक बार लिख रहा था, म्यू नॉट आई अपॉन पहली की हो जाएगी 4 पाई आर इंटू अल्फा, फिर दूसरे की फील्ड नेगेटिव लिखना पड़ेगी क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर अल्फा, उसमें रेडियस 2r हो जाएगी, है ना। तो ये देखो रेडियस चेंज, रेडियस में जो 2 का फैक्टर है, इसके अलावा बाकी सब तो कांस्टेंट है, इसमें सेम चीज थी, तो मैंने कॉमन ले लिया, म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन 4 पाई आर कॉमन ले लिया, बस। अब फर्स्ट में 1, दूसरे में -½ और तीसरे के लिए रेडियस 3r लिखोगे तो +1/3, फिर अगले के लिए -1/4, ऐसा चलते जाएगा, तो ये सीरीज ln2 बन जाएगी, ठीक है। ओके सर, एंगल π/2 है तो नीचे 4 पाई आर आएगा ना। ओके, अब मेरे पास इसका बच्चे डाउट पूछ रहे हैं, हाँ सॉरी, π/4 आना चाहिए यहाँ पर, क्वार्टर आर्क सेमी सर्कुलर आर्क है ना, तो 4 आना चाहिए, बिल्कुल सही। देखो ये क्वार्टर आर्क है, ये भी क्वार्टर आर्क है, और ये दोनों की फील्ड जस्ट ऐड हो रही है, तो दोनों को मैं मिलाकर सेमी सर्कुलर आर्क मान सकता हूँ, दोनों को सेमी सर्कुलर आर्क मान सकता हूँ। सेमी सर्कुलर आर्क की मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर सेमी सर्कुलर आर्क की फील्ड। तो एक सेमी सर्कुलर आर्क रेडियस आर की है और दूसरी 2 आर की है, तो 2 आर के लिए यहाँ पर हाफ और ऐड हो जाएगा, सही है, ये क्लियर। चलो 5th हो गया हो तो अच्छे से, फिर 6 करो जल्दी से। 6 थोड़ा 3D का बारे में सोचना है आपको, बच्चों के आंसर आ रहे हैं मेरे पास, गुड। सिक्स में ओरिजिन पे, हाँ ओरिजिन पे निकालनी है, वो कुछ चीजें वो नहीं लिखी हो तो भी अपन को पता ही रहता है ना कि ऐसे में मैं ओरिजिन पे पूछूंगा। आर्क की तो मैं फिर उसके सेंटर पे पूछता हूँ ना, तो तीनों आर्क का सेंटर ओरिजिन ही है।
चलो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं अपन। तो क्वेश्चन 6 में आपको मैंने 3D का डायग्राम दिया था। अब इसमें जो जो सेगमेंट है हर एक की फील्ड लिखते चलते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस सेगमेंट, इसको सेगमेंट 1 बोल दिया, दिस इज सेगमेंट 2, दिस इज सेगमेंट 3, दिस इज सेगमेंट 4, दिस इज सेगमेंट 5। 5 सेगमेंट है। मैं लिख नहीं रहा हूँ नाम वाम यहाँ पे, हमको पता है कि वो सेगमेंट्स का नाम नॉमेनक्लेचर क्या करा है मैंने। ठीक है, तो सेगमेंट 1, दिस इज अ स्ट्रेट वायर। इस स्ट्रेट वायर का डायरेक्शन देखो क्या है, ये देखो बिल्कुल पैरेलल दिया है इस वाई एक्सिस के, वाई एक्सिस के पैरेलल वायर है। तो इमेजिन करो कि आपके पास एक्स एक्सिस, देखो वाई एक्सिस इनटू द बोर्ड जैसा ले लो, एक्स एक्सिस ऐसा ले लो, है ना, ऐसा इमेजिन करो। और ये एक्स एक्सिस ले लिया मैंने ब्लैक कलर में, और जेड एक्सिस परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब ये जो वाई एक्सिस है इसके पैरेलल देखो वायर रन करके आ रहा है। तो इसमें राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में रखो, ओरिजिन पे फील्ड पॉइंट करना है, तो वहां पे नीचे की तरफ आएगी फील्ड, नीचे मतलब माइनस जेड में। तो ड्यू टू दिस वायर यहाँ पे फील्ड माइनस जेड में होने वाली है। फर्स्ट सेगमेंट की मैग्नेटिक फील्ड नीचे होने वाली है B1। कितनी होगी, तो सेमी इनफाइनाइट वायर है, वो लिख सकते हो इजीली आप। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस शुड बी r बाय कोऑर्डिनेट, मुझे समझ में आ रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, तो ये B1 डायरेक्शन नीचे आएगी, है ना। अच्छा, जो भी डाउट है वो उसी समय पूछना है, ठीक है। पूरा होने के बाद फिर से एक्सप्लेन करो, ये थोड़ा सा अजीब हो जाता है। तो प्लीज एक एक चीज समझते जाओ, एक एक चीज अंडरस्टैंडिंग क्लियर करते जाओ। पहले इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर अच्छे से क्लियर, यस। हाँ, फाइनल आंसर वेक्टर में ही होना चाहिए, बिल्कुल सही। जब एक्स वाई जेड एक्सिस दिए जाते हैं तो फाइनल आंसर वेक्टर में देना चाहिए हमको। फर्स्ट की फील्ड आपको क्लियर है, बहुत बढ़िया। अभी दूसरा जो सेगमेंट है देखो, ये क्वार्टर आर्क है। कोऑर्डिनेट से समझ में आ रहा है, ये -r0000r, मतलब जेड और एक्स प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन में है क्वार्टर आर्क। तो अगली जो आर्क है ना, वो कुछ ऐसी है कि यहाँ पर वाई एक्सिस पे वायर आया था, यहाँ से जेड एक्सिस तक ऐसे आर्क गई है। ये जेड एक्सिस इमेजिन करो, यहाँ पर इस जेड एक्सिस पे वाई एक्सिस के पर एक्स एक्सिस पे रॉड, एक्स एक्सिस पे वायर यहाँ टच करा है ऑन द एक्स एक्सिस, और फिर वहां से जेड एक्सिस से आर्क गई है, उसमें करंट ऐसा है, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड इधर आना चाहिए, दैट इज इन द वाई डायरेक्शन। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए वाई डायरेक्शन में, ये होना चाहिए B2। मैग्नीट्यूड लिख लेंगे, अभी बस डायरेक्शन समझ रहे हैं अपन। तो इसकी B2 मैग्नेटिक फील्ड इधर आ गई। अब थर्ड सेगमेंट के देखो ये कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक तो जेड एक्सिस पे एंड है उसका, और एक एंड वाई एक्सिस पे, मतलब जेड एक्सिस से वाई एक्सिस तक वो आर्क है। मतलब हमारा जो ये मैंने एक्सिस दिखाया था आपको, ये एक्स एक्सिस जेड एक्सिस से अंदर है, और ये जेड एक्सिस ऊपर है और ये वाई एक्सिस है। तो जेड से वाई ऐसी आर्क है, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इधर आना चाहिए B3। ठीक है, फिर ये वाले, इसका मैग्नेटिक फील्ड नीचे होना चाहिए B4। तो लास्ट में ये वायर बचा, इसकी फील्ड यहाँ 0 हो जाएगी, क्योंकि वायर के अलोंग के पॉइंट है वो। तो बस 4 सेगमेंट्स की यहाँ पर फील्ड है इंपॉर्टेंट, और 5वें के तो 0 है। अब सबको वेक्टरली सबकी डायरेक्शन दिख गई, तो बस मैग्नीट्यूड लिखकर ऐड करना है। B1 और पहले तो एक्स एक्सिस के अलोंग कोई है क्या, हाँ B3 है। B3 क्या था, 1 2 3, ये क्वार्टर आर्क थी, रेडियस आर्क की। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी क्वार्टर आर्क की, μ0I/8r, क्वार्टर आर्क की मैग्नेटिक फील्ड। B2 किस डायरेक्शन में, ये B3 किस डायरेक्शन में, -I। फिर y में कुछ है क्या, हाँ है B2, इसकी मैग्नेटिक फील्ड, तो सेम प्लस j लगा दो, बस सेम चीज आएगी, क्वार्टर आर्क की मैग्नेटिक फील्ड प्लस j लगा दो। फिर एक ये वाले जो सेगमेंट है इसकी मैग्नेटिक फील्ड नीचे, तो k में -k में एक यही वाला कंपोनेंट आने वाला है, और B1 बस लिख दो, B1 इज सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, तो आएगी μ0I/4πr, और किस डायरेक्शन में, -k। तो k वाले कंपोनेंट देखो, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, μ0I/, इसमें से मैं 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, तो ये कॉमन ले पाऊंगा मैं। तो यहाँ पे 2π, 8π चला गया, तो यहाँ पे 2/π बच जाएगा। तो k वाला कंपोनेंट में यहाँ पर 1 + 2/π इंटू k, ये होना चाहिए फाइनल आंसर। बोलो, समझ में आया? यस, है ना। अब एक चीज और समझ रहे हो आपकी, मैंने बहुत सारी चीजें इसमें देखो लिखी ही नहीं, मैंने फाइनल आंसर डायरेक्ट ले आया और कॉमन वॉमन लेके फटाफट। मैंने लिखा क्यों नहीं, लिखने में बहुत टाइम लगता है, जब एग्जाम में हमको जल्दी करना है ना, तो ये मैक्सिमम चीजें तो मन में कर लेना चाहिए, ठीक है। और फटाफट फाइनल आंसर लिखो, जो कॉमन आए चीजें वो देखो कि क्या सब एक्सप्रेशन में कॉमन होगा, कॉमन ले लो। यस, वेरी गुड सोहम।
ओके, तो 6 के बाद देखो 7 क्वेश्चन क्या दिया है, ये मेरे पास है ना इनफाइनाइट लॉन्ग, देखो ये इन्फिनिटी दिखाया, इन्फिनिटी दिखाया, इसका मतलब ये इनफाइनाइट लॉन्ग है, एक स्ट्रिप है मेरे पास, एक डब्ल्यू विड्थ की मेरे पास स्ट्रिप है, डब्ल्यू विड्थ की स्ट्रिप है जिसमें टोटल करंट आई जा रहा है, और उस स्ट्रिप में जो करंट जा रहा है उसी के प्लेन में पी पॉइंट दिया है, ये टॉप व्यू से देखो समझ में आ रहा है, जो स्ट्रिप का प्लेन है उसी प्लेन में पी पॉइंट दिया है, इस पी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, ठीक है, समझो क्वेश्चन क्या दिया है, करो। हाँ, यस अंशुल, बिल्कुल सही, कॉपी में हमेशा अच्छे से लिखना चाहिए, कॉपी में हमेशा अच्छे से लिखना चाहिए ताकि बाद में समझ में आए, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत आती है बच्चों को। चलो ये करो 7 क्वेश्चन। चलो जिनका 7th हो जाए वो नेक्स्ट कर लेना। नेक्स्ट में सेम स्ट्रिप है, बस पॉइंट पी की लोकेशन चेंज करिए। पहले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या करा था, जो स्ट्रिप थी उसी के प्लेन में आपको पॉइंट दिया था, ये अगर स्ट्रिप है तो उसी के प्लेन में यहाँ पॉइंट है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में स्ट्रिप के सामने यहाँ पॉइंट दे दिया मैंने, बस पॉइंट की लोकेशन चेंज है। 6 और 8 में दोनों एक जैसे क्वेश्चन है। चलो करते अपन। अब ये हो गया इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, बिल्कुल सही। जो हमारी स्ट्रिप्स है उनको अपन है ना बहुत सारे पतले पतले वायर्स के कॉम्बिनेशन मान सकते हैं, है ना, ये अपनी जो स्ट्रिप है इसको मैं बहुत सारे पतले पतले वायर्स से मान सकता हूँ, और टोटल करंट आई है, विड्थ डब्ल्यू थी, तो आई बाय डब्ल्यू ये हो जाएगा करंट पर यूनिट विड्थ। इसको लेके अपन करंट निकाल सकते हैं उन वायर्स में, आई बाय डब्ल्यू को मैंने बोल दिया के, इसको बोल देते हैं अपन करंट पर यूनिट विड्थ। ये मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ के। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर चलते हैं, चलो एक्स डिस्टेंस पे, और यहाँ पर एक dx की ऐसी स्ट्रिप पूरी लंबी सी बना लेते हैं dx विड्थ की। तो dx विड्थ की लंबी स्ट्रिप इज लाइक अ वायर, जैसे इस डायग्राम में दिखाऊं, वो रेड कलर से दिखा देते हैं अपन। x पे dx लेना, यहाँ पे x पे अपन ने ऐसे dx की स्ट्रिप काटी, तो ये dx का इनफाइनाइट लॉन्ग, dx लेंथ का इनफाइनाइट लॉन्ग वायर दिखेगा, dx विड्थ का इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, इसमें करंट ले लेंगे छोटा सा करंट, वो जाएगा k dx, इसमें छोटा सा करंट के dx, यहाँ छोटा सा करंट के dx, करंट पर यूनिट विड्थ के है तो dx विड्थ का करंट के dx। अब यहाँ की करंट की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड वो लाइन देखो ऊपर की तरफ आएगी, छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ ऊपर की तरफ आ रही है, हर 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 जगह पर ऊपर की तरफ ही आ रही है, तो डायरेक्टली उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, नेट लिख सकते हैं, और डी भी लिखेंगे म्यू नॉट आई लिखेंगे के dx अपॉन 2 पाई आर होती है इनफाइनाइट लॉन्ग की, आर हो जाएगा डिस्टेंस x प्लस एल। ये एक्सप्रेशन समझ में आया? चलो मुझे लगता है सबको क्लियर है ये, क्योंकि सभी के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। तो बस इसको इंटीग्रेट करके टोटल फील्ड आएगी, और x की वैल्यू 0 टू w लिमिट लगा दो x की।
बस का इंटीग्रेशन तो अब आसान चीज है, म्यू नॉट बाय 2 पाई ऊपर के, फिर 1 अपॉन इसका ln में आ जाएगा, लिमिट डालोगे ऊपर 0 टू w थी सॉरी, तो w प्लस l नीचे आ जाएगा l। आंसर। चलो काफी बच्चों के जवाब सही दिख रहे हैं मुझको। म्यू नॉट बाय 2 पाई आई डब्ल्यू, म्यू नॉट बाय 2 पाई आई बाय डब्ल्यू, ठीक है। मैंने के टर्म में लिखा है के इज आई बाय डब्ल्यू, और फिर ln में 1 प्लस डब्ल्यू बाय एल, 1 प्लस डब्ल्यू बाय एल, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो सबको क्लियर फिर ये? यस, वेरी गुड, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट इसी का वेरिएशन है, बस वो जो स्ट्रिप है अब वो ऐसी है, उसके सामने पॉइंट यहाँ है, ठीक है। अभी मैंने पहले क्वेश्चन में आपको स्ट्रिप ऐसे रख के यहाँ पॉइंट दिया, अब स्ट्रिप ऐसे रख के यहाँ पॉइंट दिया, उसके सिमेट्रिक दिया है मैंने, दिख रहा है डायग्राम में, देखो नीचे वाले डायग्राम में इसमें दिख रहा है सिमेट्रिक है। करो। नहीं बेटा, बुराउद्दीन 4 पाई थोड़ी आएगा, 2 पाई आएगा ना, ये सब इनफाइनाइट लॉन्ग वायर होंगे ना, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आ रही तो होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 8। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से अटेम्प्ट करो, पुराना हटा रहा हूँ ये मैं। चलो बच्चों के जवाब आ रहे हैं मेरे पास, देखो मैं भी सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखिए। ये रही हमारी वो इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेट जिसका अपन ने टॉप व्यू देखा है, ये मैंने टॉप व्यू वाला डायग्राम बनाया है, ठीक है। वो बना हुआ था, बस उसको थोड़ा बड़ा बना दिया मैंने, ताकि उसमें कुछ और भी चीजें लिख पाऊँ मैं अच्छे से। ये उस डायग्राम को बड़ा बनाया मैंने। अब ये जो सिमेट्री वाली लाइन थी, यहाँ से वाई हाइट पे डीवाई की स्ट्रिप काटी, स्ट्रिप में करंट होगा के डीवाई, ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर दिखेगा। इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो इस डायरेक्शन में आएगी,
डायरेक्शन का यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा, डायरेक्शन का यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर वेक्टर ही ऐड करना पड़ेगा। ये डीवी का डायरेक्शन बदलेगी अगर ये थीटा चेंज होगा, थीटा चेंज होगा तो डीवी की डायरेक्शन बदलेगी। यही एलिमेंट बिल्कुल नीचे लेता मैं, सेम एलिमेंट बिल्कुल नीचे लेता तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड कहीं इधर आती, तो दोनों का वेक्टर एडिशन ऊपर ही आने वाला है। हमको समझ में आ रहा है ना, सिमेट्री से ऊपर नीचे के एलिमेंट होगा तो नेट ऊपर आने वाला है। तो एक चीज मुझे क्लियर हो रही है यहाँ पर कि नेट मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आने वाली है। ये आपको समझ में आया क्या? चलो ये अच्छे से समझो कैसे मैंने देख लिया। मैं अगर इसी के जैसा एक सिमेट्रिकल एलिमेंट नीचे ले लूं, ऊपर नीचे सिमेट्री है वहां पर, ध्यान से देखो मैंने ऊपर नीचे W/2 विड्थ दी है, मतलब P पॉइंट पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी सिमेट्रिक होगी। तो सिमेट्री की वजह से नीचे भी थीटा एंगल पर मैं एलिमेंट लेता तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इधर की तरफ आती, वो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ आती। ठीक है, ये थीटा एंगल होता, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा हो जाता। इन दोनों का एडिशन देखो इधर आने वाला है। तो ये चीज तो क्लियर हो गई हमको नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तुम्हें पता है तो कुछ नहीं करना है, इस डीवी का इधर कंपोनेंट इंटीग्रेट कर लो, डीवी का ये वाला कंपोनेंट इंटीग्रेट करके जीरो आएगा ही सही, वो चेक भी कर लेना जीरो आएगा कि नहीं। तो मान लो ये y एक्सिस है, डीवी का y के लॉन्ग कंपोनेंट लो, तो बी नेट निकालने के लिए मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ, बी नेट के लिए डीवी का आपको cos थीटा इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब डीवी की वैल्यू कितनी होगी वो लिख दो, तो वो होगी म्यू नॉट करंट इन द वायर अपॉन 2 पाई r। नाउ दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो L sec थीटा होगी, L का इधर कंपोनेंट L sec थीटा, ठीक है, L का इधर कंपोनेंट L sec थीटा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r, ये हो गया डीबी, डीबी का मैग्नीट्यूड, तो डीबी का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, ये एक्सप्रेशन बन रहा है हमारे पास। चलो ये क्लियर है क्या आपको? अब इसमें मुझे dy की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो dy की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो कि dy को d थीटा के टर्म में डाल देंगे, तो देखो y इक्वल टू है L tan थीटा, तो dy हो जाएगा L sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ये सब्स्टिट्यूट करो तो b नेट ये वाला म्यू नॉट के dy को L sec थीटा डाला, L sec स्क्वायर थीटा लिखोगे, एक cos का थीटा आ रहा है वो सब कैंसिल हो गया, तो म्यू नॉट k बाय 2 पाई, L से L भी गया, ओनली d थीटा बच जाएगा, ओनली d थीटा बच जाएगा। तो थीटा की लिमिट लगेगी फिर यहाँ पर, थीटा की लिमिट ये ऊपर जो एंगल होगा नीचे जो एंगल होगा वो कुछ मान लो, ये एंगल मान लो अल्फा है, अल्फा हो जाएगा देखो ये W/2 अपॉन L, तो tan अल्फा इज W/2L, लिमिट्स हो जाएगी फिर माइनस अल्फा से प्लस अल्फा। चलो ये बात समझ में आ रही है क्या? सर इनफाइनाइट होगा तो π/2 होगा, हाँ अगर इनफाइनाइट विड्थ होती तो π/2 होता, वो मेरा अगला क्वेश्चन था ही। तो अभी माइनस अल्फा से प्लस अल्फा लिमिट है, बस लिमिट डाल दो तो तुम्हारा काम हो गया। यहाँ पे आंसर आ गया फिर म्यू नॉट k/2 पाई, और यहाँ पे अंदर आ जाएगा 2 अल्फा, लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो 2 अल्फा, फिर अल्फा की वैल्यू तुम जानते हो कितनी है वो लिखिए, देखो tan अल्फा इज W/2L, तो अल्फा इज tan इनवर्स W/2L, वो लिख लेना। चलो क्या ये आंसर क्लियर है सबको? बच्चे बोल रही है बहुत बढ़िया, ठीक है, अच्छे से देख लो, कहीं कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछ लो। हमने कैसे सोचा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नेट में इधर ही आएगी, और कभी ये समझ नहीं पड़े ना किधर आना चाहिए तो कुछ टेंशन मत लो, आप है ना दोनों डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लो, दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन कंसीडर करो, एक डायरेक्शन मान लो इधर है एक्स एक्सिस, ये मान लो वाई एक्सिस है, फिर डीबी का एक्स में और वाई में कंपोनेंट लो, और एक्स एक्सिस का अलग इंटीग्रेशन कर लो, एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट का अलग इंटीग्रेशन कर लो, वाई एक्सिस का अलग इंटीग्रेशन कर लीजिए, उससे वाई और एक्स एक्सिस में रिजल्टेंट फील्ड आ जाएगी। तो आप अगर चेक करोगे ना डीवी साइन थीटा का इंटीग्रेशन वो जीरो आएगा, आप चेक भी कर सकते हो यहाँ पर कि इधर जीरो आने वाली है, बी एक्स में जो नेट होगी उसके लिए आप डीवी के साइन थीटा का इंटीग्रेशन करके चेक करना क्या आता है, ठीक है, तो चेक करना, देखो जीरो आएगा वो। ओके, अब अगर ये फील्ड आ गई है
तो मुझे अब ये बताओ कि ये जो मैंने स्ट्रिप ली होती, स्ट्रिप में करंट पर यूनिट विड्थ को मैं कांस्टेंट रखते हुए इसकी विड्थ बढ़ा देता, मैं के को कांस्टेंट रखते हुए इसकी विड्थ बढ़ा देता। ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पे इफ के इज कांस्टेंट, मतलब करंट पर यूनिट विड्थ जो है वो कांस्टेंट है, के इक्वल टू आई बाय डब्ल्यू इक्वल टू कांस्टेंट एंड डब्ल्यू टेंड्स टू इंफिनिटी, मतलब बहुत ही लंबी सी स्ट्रिप होती, तब क्या आता है मैग्नेटिक फील्ड, देन बी एट पी क्या होता बताओ। म्यू नॉट के बाय 2, वेरी गुड। You just need to put alpha to be pi by 2, अल्फा को pi by 2 रखोगे तो देखो क्या आने वाला है, pi by 2 से 2 pi, यहाँ pi बन जाएगा, pi से pi कैंसिल, रिजल्टेंट फील्ड विल बी म्यू नॉट k by 2। ये याद रखना, ये बहुत काम की चीज है, कई बार क्वेश्चन आता है ये, हमको एक लंबी सी प्लेट दे देते हैं बहुत इनफाइनाइट लेंथ की, इनफाइनाइट विड्थ की, उसमें करंट अपन को पर यूनिट विड्थ दे देते हैं के, और उसके सामने कहीं मैग्नेटिक फील्ड पूछ लेते हैं। तो आपको अच्छे से रटा होना चाहिए कि ऐसी कुछ अगर प्लेट हो बहुत बड़ी हो जो हर साइड से इंफिनिटी है, दोनों तरफ से इंफिनिटी जा रही है, इसके सामने जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो इसके पैरेलल होगी, लाइक दिस, इसके पैरेलल होती है, कितनी आती है, म्यू नॉट के बाय। ये इस डायग्राम से समझ में आ रहा है फील्ड की डायरेक्शन आपको, ठीक है, ये इस डायग्राम से समझ में आ रहा है, यहाँ पर जो पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में। तो इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेट में करंट की डायरेक्शन से देखोगे तो परपेंडिकुलर है, वो करंट की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर है, बट प्लेट के पैरेलल। तो जैसे बोर्ड में करंट जा रहा था ऐसे ऊपर की तरफ, तो इसके सामने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, करंट की डायरेक्शन अगर ऊपर थी तो ये हॉरिजॉन्टल में होगी, है ना, परपेंडिकुलर है करंट के, पर प्लेट के पैरेलल। इज दिस क्लियर? यस, है ना। चलो ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये वाला पार्ट, इसका ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। ओके, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 8। नेक्स्ट करें। अब ये प्लेट को अपन ने इनफाइनाइट विड्थ का कर लिया था, अब इसको है ना थोड़ा मोड़ वोड़ देते हैं। तो जो प्लेट है ना, इसका टॉप व्यू दिखा रहा हूं मैं, ये प्लेट जो थी उसको मैंने इसे आर्क जैसा बेंड कर दिया, ये जो वो प्लेट थी उसको मैंने आर्क जैसे बेंड कर दिया, ये टॉप व्यू है, ये अभी भी ऐसी है, लंबी सी प्लेट है, ये इनफाइनाइट लेंथ की है, और ये टॉप व्यू में आपको इन्फिनिटी लेंथ तुम्हें दिखाई नहीं देगी, तो तुम्हारे पास इनफाइनाइट लेंथ की प्लेट है, इसको बेंड कर दिया, इसमें वही करंट जा रहा है, देखो पर यूनिट विड्थ के, यहाँ पे करंट फिर से के दिया है, मैंने बता दिया आपको कि आर रेडियस की आर्क में बेंड करा है, सेंटर पे अल्फा एंगल है, ठीक है। मतलब इसका 3D डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ अगर मैं, तो यहाँ बनाता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ, तो आपको ऐसा सिलेंडर सिलेंडर दिख रहा है, और सिलेंडर के एक पोर्शन में हमारे पास ये है प्लेट, लाइक दिस, ये ऐसा बन गया 3D में, ठीक है। और आपको ये ऊपर नीचे दोनों तरफ इन्फिनिटी जा रहा है, इस सिलेंडर के आप एक्सिस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछ ली किसी पॉइंट पे, यहाँ पी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड बताना है। चलो, तो मुझे लगता है ये कर सकते हो आप, ये आपके लिए होमवर्क दे देता हूँ मैं, होमवर्क दे देता हूँ, ये हो जाएगा क्या, हाँ पाइप जैसा है बिल्कुल, ठीक है। जो हमारी प्लेट सीधी थी ना, उस सीधी प्लेट को हमने, वो ऐसी सीधी प्लेट थी, उस सीधी प्लेट को आर्क बना दिया, वो ऐसा सीधा थी उसको ऐसा आर्क बना दिया, ठीक है। अब उस आर्क के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछिए, कर लोगे क्वेश्चन होमवर्क का? ओके, विघ्नेश का तो आंसर भी आ गया, विघ्नेश गुड, मुझे लग तो रहा है सही है, चेक करेंगे अपन बाद में, ठीक है। ओके, अब दूसरी चीज पे आते हैं, नेक्स्ट चीज लिखो सोलोनॉइड, ये हटा रहा हूं सब कुछ मैं, नेक्स्ट चीज लिखिए सोलोनॉइड।
फिलहाल इतनी स्पेस में दिख जाएगी आपको सोलोनॉइड, यही लिखते बस सोलोनॉइड। देखो हमने एक करंट लूप क्या होता है वो पढ़ा था। अब बहुत सारे करंट लूप पास पास में मैंने रख दिए, बहुत सारे करंट लूप मैंने पास पास में रख दिए, तो जो चीज बन जाती है दैट इज सोलोनॉइड। ठीक है, कैसे बनाते हैं सोलोनॉइड? एक सिलेंडर लीजिए, सिलेंडर किसी मेटल या किसी चीज का होना जरूरी नहीं है, मतलब एक बस इमेजिन करो कि एक सिलेंडर है हमारे पास और मैंने मेटल का वायर लिया, उसको सिलेंडर के ऊपर रैप अराउंड कर दिया, सिलेंडर पे मैं ऐसा लपेटते गया उस वायर को, सिलेंडर को मैंने रैप कर दिया यूजिंग दिस वायर, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से जो चीज बन जाती है इसको बोलते हैं अपन सोलोनॉइड। इस तरह से जो चीज बनती है उसको बोलते हैं सोलोनॉइड। सोलोनॉइड कुछ नहीं है, एक लंबा सा वायर ले लिया कॉपर का, उसके बहुत सारे लूप्स बना लिए, बहुत क्लोज, बहुत टाइट बाउंड करा उसको अपन ने। बहुत टाइट रखने से क्या होगा कि अगर मैं इसकी कोई भी छोटी सी लेंथ देखूं तो उसमें भी बहुत सारे टर्न्स आ जाएंगे। ठीक है, दिस थिंग इज कॉल्ड सोलोनॉइड। सोलोनॉइड की इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती है कि उसकी रेडियस क्या है। रेडियस ऑफ सोलोनॉइड का मतलब जो सिलेंडर जैसा बनता है उसकी रेडियस क्या है, लेंथ क्या है, दिस इज द इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ सोलोनॉइड। और इसके जो वायर से वो कितने टर्न्स बनाए आपने, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, इसको अपन ने बोल दिया कैपिटल एन। कई बार हमें किताबों में स्मॉल एन दे देते हैं विच इज नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, एन बाय एल, इसे बोल देंगे अपन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है सोलोनॉइड का, या तो कैपिटल एन और लेंथ दे देंगे या स्मॉल एन दे देंगे। ठीक है, चलो तो अब ये सोलोनॉइड जो है इसकी वजह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाह रहा हूँ निकालना, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी ये निकालना चाह रहा हूँ। मैंने बता दिया इन वायर्स के अंदर करंट आई फ्लो कर रहा है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालेंगे, ऑन द एक्सिस ऑफ सोलोनॉइड। हर किसी जगह पे नहीं निकालेंगे अपन, ऑन द एक्सिस ऑफ सोलोनॉइड। सो वी विल फाइंड बी ऑन एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ सोलोनॉइड, वी विल फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ सोलोनॉइड। मेरे पास देखो एक डाउट आया कि सिलेंडर क्या है, सिलेंडर का मटेरियल क्या है। मैंने क्या बोला था आपको, सिलेंडर आपको इमेजिन करना है, कुछ है ही नहीं वहां कोई सिलेंडर विलेंडर। जस्ट एक इमेजिन करो कि सिलेंडर जैसा सरफेस, कुछ नहीं है वहां, वो बेसिकली एक वायर लिया उसके ऐसे लूप बना लिए, और बीच जैसे मेरे पास ये जो पेन था सिलेंडर के शेप का है, तो मैं एक लंबा सा वायर लेके आया मेटल का, उस वायर को मैंने इससे वाइंड करा और फिर बाद में पेन निकाल लिया, तो निकालने के बाद क्या बचेगा, वो है सोलोनॉइड। ठीक, ये समझ में आ रहा है अब आपको? एक लंबा सा वायर लाया, इस वायर पे वाइंड करा, इस सिलेंडर पे मैंने वाइंड करा तो फिर सिलेंडर निकाल लिया, तो सिर्फ मेरे पास वो मेटल का वायर है। ठीक है, हाँ, अंदर कुछ नहीं है, अंदर फ्री स्पेस है। चलो, तो इसके अंदर इसके एक्सिस से मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो किस, हाँ स्प्रिंग जैसा, बिल्कुल सही, स्प्रिंग जैसा सोच सकते हो आप, बिल्कुल सही, स्प्रिंग जैसा सोच सकते हो, है ना। वायर का मेटल भी कुछ भी हो सकता है, हाँ वो भी कुछ भी हो सकता है, बस कंडक्टर होना चाहिए, ऑफ कोर्स कंडक्टर होना चाहिए जस्ट। ठीक है, अब इसमें करंट आई, अब मुझे इसके एक्सिस से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो कैसे करें बताओ। सोलोनॉइड के एक्सिस पे मैं चाहता हूँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना, चलो अब बच्चे मुझे बोल रहे हैं बायो सेवर्ट्स लॉ, फाइंड बी बाय यूनिट लेंथ ऑफ सोलोनॉइड एंड मल्टीप्लाई इट बाय एल। अच्छा, मल्टीप्लाई इट बाय एल ऐसा क्यों कर दूं, एक लूप की पता है, बिल्कुल सही, वेदांत का सबसे सही चीज लगी मुझे, एक लूप की फील्ड पता है मुझे, तो उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, यस, लूप्स की फील्ड इंटीग्रेट कर सकते हैं, बिल्कुल सही। बहुत सारे सर्कुलर लूप्स तो है यहाँ पर, बहुत सारे सर्कुलर लूप्स ही तो है,
और ये लूप मैंने जब फील्ड एक्सिस पे निकालना है तो ये सभी लूप का एक्सिस तो सेम ही है ना, तो एक करंट लूप के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड में जानता हूँ कितनी होती है, उसको लेके मैं कर सकता हूँ। ठीक है, सर्कुलर लूप के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड जो होती है उसको लेके हम कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए पहले सोलेनॉइड को एक बार फिर से ड्रॉ करते हैं अपन। ये मैंने वो सिलेंडर जैसा दिखाने की कोशिश करी जिसको सोलेनॉइड थी, और एक काम करते हैं इसका क्रॉस सेक्शन व्यू बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्रॉस सेक्शन व्यू। क्रॉस सेक्शन मतलब कि ये वायर्स पूरे नहीं दिखाऊंगा मैं, केवल यहाँ पर वायर्स को रिप्रेजेंट कर दूंगा। ये करंट ऐसा जा रहा था तो सबसे ऊपर से करंट बाहर आता दिखेगा। ऊपर वायर्स का केवल मैं कट सेक्शन बना रहा हूँ, वायर को कट करके जो दिखेगा वो दिखा रहा हूँ। ऐसा दिखेगा ऊपर आपको जब वायर्स को कट करके दिखाएंगे, नीचे भी आपको ऐसे दिखेंगे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। ये डायग्राम समझ में आ रहा है क्या है ये? ट्राई टू इमेजिन कि जब मैं सिलेंडर को ऐसे बीच में से कट करूंगा तो मुझे ऐसा दिखेगा। सर क्या छोटा सा बीच का वायर जो दोनों में है उसका कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं गोपाल, अभी ध्यान दो, यहाँ पे हमने बहुत बहुत ज्यादा पास में टर्न्स बनाए हैं, तो हर छोटी छोटी बीट में कई सारे टर्न्स आ जाएंगे। ठीक है यार, ये मैंने क्या करा, एक ये जो सिलेंडर था ना, सिलेंडर को ऐसा काट दिया यहाँ से ऐसे, तो ऐसा काटेंगे तो ये सब वायर के मुझे क्रॉस सेक्शन दिख रहे हैं, है ना। अब मैंने जो करंट दिखाया था, देखो ये वायर में नीचे से यहाँ करंट जा रहा है, वो पीछे से आ रहा होगा या बाहर आ रहा होगा, तो ऊपर सब वायर से करंट देखो बाहर निकल रहा है और नीचे सब अंदर जा रहा है। तो करंट यहाँ पे बाहर निकल रहा है, करंट बाहर निकल रहा है, उसको डॉट में दिखा दो, डॉट दिखा दो, यहाँ डॉट इज शोइंग दैट करंट इज कमिंग आउट, और यहाँ क्रॉस वो शो करेगा करंट इज गोइंग इनसाइड। ठीक है, यहाँ से करंट बाहर आ रहा है, यहाँ अंदर जा रहा है, ऐसे सर्कुलर लूप से, है ना। अब मुझे इसके एक्सिस पे निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। एक्सिस पे किस पॉइंट पे निकालनी है, तो कोई भी रैंडम सा पॉइंट ले लेते हैं, चलो यहाँ ले लेते हैं, ये लेते हैं पी पॉइंट, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ठीक है, अब जहां मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वहां से कुछ डिस्टेंस पे चलते हैं, चलो यहाँ से चलते हैं एक डिस्टेंस पे, और यहाँ पर एक विड्थ काट देते हैं, dx विड्थ कट करी। dx विड्थ में कितने वायर्स आ जाएंगे, कितने लूप्स बनेंगे, कितने लूप्स बनेंगे। इस पी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, यहाँ से x पे गए और इसे dx की विड्थ काटी, तो dx विड्थ में कितने सर्कुलर लूप्स बन जाएंगे, n into dx। वेरी गुड, स्मॉल n विच इज द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, तो स्मॉल n into dx, बहुत बढ़िया, है ना। तो इन दिस dx विड्थ, यहाँ जो सर्कुलर लूप्स होंगे, नंबर ऑफ लूप्स दैट शुड बी स्मॉल n dx, कितने लूप है। अब हर एक लूप की मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, इस पॉइंट पे आप वो लिख सकते हो, बिकॉज यू नो दैट दिस इज रेडियस इज r, दिस डिस्टेंस इज x, तो सर्कुलर लूप की यहाँ फील्ड लिखते जानते हो आप, आपको सर्कुलर लूप की फील्ड पता है, तो एक लूप की फील्ड कितनी होगी, उसको मैंने उसको लिखते हुए पहले तो, सो मैग्नेटिक फील्ड B ड्यू टू सिंगल लूप एट P पॉइंट पे एक सिंगल लूप की मैग्नेटिक फील्ड लिखते पहले तो क्या पढ़ी अपन ने, सर्कुलर लूप की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, बताओ जरा, बताओ जरा, कोई भी बच्चा बोल के बताओ। सर्कुलर लूप के सेंटर पे नहीं पूछ रहा हूँ, सर्कुलर लूप के एक्सिस पे पूछ रहा हूँ, तो एक्सिस पे हमने पढ़ा था कल, कल अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, सर्कुलर लूप के एक्सिस पे बड़ा वाला एक्सप्रेशन आया था कुछ, यस, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 टाइम्स एरिया ऑफ द लूप इनटू करंट इन द लूप डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2, है ना। वो एक्सप्रेशन आया था म्यू नॉट इंटू 2 म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 करंट 2 एरिया ऑफ द लूप इंटू करंट डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। कुछ याद आ रहा है? भूल गए नहीं तो लगता, चलो यस।
तो ये ऐसा हमारे पास एक्सप्रेशन आया था एक सिंगल लूप की मैग्नेटिक फील्ड का। अब मेरे पास एक्स पे जाके ये डीएक्स विड्थ में कितने लूप्स थे, एन डीएक्स, और सभी में देखो जो करंट की डायरेक्शन है वो एक जैसी तो है, तो सबकी मैग्नेटिक फील्ड ऐड करके सीधा सीधा एन डीएक्स मल्टीप्लाई करके लिख दूं। इसमें एन डीएक्स मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इस डीएक्स विड्थ में जितने भी लूप है सबकी फील्ड आ जाएगी ना पी पे। ये सिंगल लूप की फील्ड है, लेकिन इस dx विड्थ में कितने लूप्स है, यहाँ नंबर ऑफ लूप n dx है, तो आई शुड मल्टीप्लाई दिस बाय n dx, है ना। तो नेक्स्ट चीज लिख रहा हूं मैं, नाउ db which is the db which is the magnetic field due to loops in dx width, वो कितनी होगी वो लिख देते हैं अपन, तो उसमें एन डीएक्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई। अब थोड़ा सा इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, कि 2 पाई से 4 पाई को नीचे ओनली 2 लिख देता हूँ, ऊपर आर स्क्वायर आई एन डीएक्स होल थिंग डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2। ठीक है, अब ये हुआ कि यहाँ के लूप्स की वजह से पी पर फील्ड कितनी है, इन सबकी डायरेक्शन किधर है, इस तरफ है, वो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर आ रही है। कैसे पता चला मुझे, तो आपको बताया था राइट हैंड के फिंगर को करंट की डायरेक्शन घुमाओ, तो ये करंट यहाँ बाहर आ रहा है, यहाँ अंदर जा रहा है, मतलब ऐसा घुमाना पड़ेगा फिंगर को, तो इधर की तरफ आएगी फील्ड डीबी। ठीक है, अब मुझे टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो उसके लिए मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ये एक्स मेरा वेरी करेगा, तो इस एक्सप्रेशन को जस्ट इंटीग्रेट कर लूं, एक्स को वेरी करा के तो आ जाएगा, और सब जगह मैं ये लूप लूंगा, कहीं भी लूप लूंगा तो सेम ही डायरेक्शन में आएगी, तो डायरेक्ट ऐड कर सकता हूँ मैं। तो आप देखो हर जगह करंट की डायरेक्शन ऐसी ही है, तो सब जगह की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे इधर ही आने वाली है, तो सबको डायरेक्ट जोड़ सकता हूँ, जस्ट इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन मुझे आंसर दे देगा। पर अब इतना बड़ा एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कैसे करें, ये एक्स वैक्स के साथ इंटीग्रेट करने में 12 बज जाएगी अपनी, फंस जाएंगे अपन, हो नहीं पाएगा, तो उसको सब्सटीट्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, कुछ एंगल सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, ये आर है, एक काम कर लो, आर इक्वल टू एक्स टेन थीटा बना लो, नहीं एक्स इक्वल टू आर टेन थीटा बना लो, तो वर्टिकल से यहाँ का एंगल थीटा ले लो, वर्टिकल से यहाँ का एंगल थीटा लो, ये एंगल थीटा लोगे, देखो ये एक्स, तो ये भी एक्स था। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा आर टेन थीटा, पुट एक्स इक्वल टू आर टेन थीटा, तो आसान हो जाएगा। तो dx इक्वल टू हो जाएगा आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, थीटा में करेंगे तो आसान हो जाएगा। चलो तो अब ये सब्स्टिट्यूट करो फटाफट, तो देखो क्या आता है, तो db म्यू नॉट बाय 2 ऊपर आर स्क्वायर आई एंड dx की वैल्यू देखो आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा लिख देता हूं, होल थिंग डिवाइडेड बाय x को लिखा मैंने आर टेन थीटा, तो ये हो गया आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉमन, आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, तो बचेगा आर क्यूब सेक क्यूब थीटा, 3/2 पावर थी और अंदर स्क्वायर था, तो बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा। अब न्यूमरेटर में देखो ये आर स्क्वायर और ये आर क्यूब, डिनोमिनेटर में भी आर क्यूब गायब हो गया, ऊपर सेक स्क्वायर नीचे सेक क्यूब, डिनोमिनेटर में एक सेक बचा, इसे ऊपर कॉस लिख सकते हैं, so this dB will become mu naught ni by 2, mu naught ni by 2, ये r गायब हो गए, एक cos थीटा डी थीटा बचा। देखो अच्छे से आ रहा है समझ में, एक छोटा सा एक्सप्रेशन बन रहा है ये। चलो तो अब अपने पास छोटा सा एक्सप्रेशन आ गया, बस अब इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो इसकी लिमिट्स लगानी पड़ेगी हमको थीटा की। थीटा क्या माना था वो देखो अच्छे से, थीटा मैंने वर्टिकल से एंगल माना था, वर्टिकल से थीटा एंगल पे जाकर यहाँ पे हमने स्ट्रिप्स बनाई थी, ये लूप लिए थे, तो वर्टिकल से मैक्सिमम एंगल कब हो सकता है, जब मैं एकदम इस कॉर्नर पे जाऊं, और मिनिमम कब हो सकता है, जब इस कॉर्नर पे जाऊं, है ना। ठीक है, वर्टिकल से उधर के कॉर्नर और इधर के कॉर्नर के एंगल जो होंगे वो लिमिट्स ले लेते हैं अब अपन। तो लिमिट्स क्या है उसको एक बार मैं शो कर देता हूँ, इस डायग्राम में नहीं करते, यहाँ ये वाले डायग्राम में कर देते। जैसे यहाँ पॉइंट P था, तो P पॉइंट पे वर्टिकल से दोनों कॉर्नर्स के एंगल क्या है, वो हमारे लिमिट्स है।
देखो लिमिट क्या है वो समझो अच्छे से, इधर अल्फा और इसको बीटा ले लेते हैं। ये समझ में आ रहा है ना? और फिर अल्फा बीटा को क्या कर लेंगे भाई, पी पॉइंट से, पी पॉइंट इस कॉर्नर से कितनी डिस्टेंस पे, इस कॉर्नर से कितनी डिस्टेंस पे, वो डिस्टेंस अगर पता है और ये रेडियस आर पता है तो अल्फा निकाल सकते हो आप, है ना? मान लो ये डिस्टेंस L1 थी, ये L2 थी, तो फिर अल्फा बीटा आराम से निकाल सकते हो। इधर से डिस्टेंस L1 थी तो L1 बाय आर विल बी tan अल्फा, और ये अगर L2 थी तो L2 बाय आर विल बी tan बीटा, है ना? तो P पॉइंट बीच में कहा है वो डिस्टेंस अगर बताओ कॉर्नर से, तो इजीली फिर मैं अल्फा बीटा निकाल सकता हूँ। ठीक है, चलो अब मैं अल्फा बीटा लिमिट्स के टर्म में इसको इंटीग्रेट कर लेता हूँ। तो यहाँ दिख रहा है आपको, तो नेट बी शुड बी इंटीग्रेशन ऑफ डीवी, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी होना चाहिए। तो नेट बी should be integration of mu naught n I by 2 cos theta d theta limits माइनस बीटा से प्लस अल्फा। माइनस क्यों लगाएंगे? ऑफ कोर्स मैं इस तरफ जाऊंगा, इधर की तरफ जाऊंगा तो नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी, जब उधर को पॉजिटिव लूंगा तो इधर नेगेटिव लिखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, बस इसको इंटीग्रेशन कर लो। अब तो बहुत आसान है, cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा होता है और sin में लिमिट्स लगा लो, तो हो जाएगा sin अल्फा प्लस sin बीटा। माइनस साइन बीटा लिखना था लेकिन बीटा नेगेटिव डालोगे तो फिर से साइन बीटा आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया, म्यू नॉट एन आई बाय 2 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा तो वैसे ही जैसे स्ट्रेट वायर में आया था, बस बाहर का एक्सप्रेशन चेंज हो गया, म्यू नॉट एन आई बाय 2। चलो आया क्या आपको? और अगर सेंटर पे लिखना हो, एकदम सेंटर पे लिखना हो, तो सेंटर पे दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। और कितने होंगे? ये डिस्टेंस L/2 हो जाएगी। तो x को L/2 डालोगे तो सेंटर से एंगल आ जाएगा, वो जो अल्फा बीटा सेम हो जाएंगे, और कितना हो जाएगा L/2r, tan अल्फा इज L/2r। तो वो कर सकते हो तुम सेंटर के लिए, है ना? एट सेंटर अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू tan इनवर्स L/2r। तो सब्स्टिट्यूट कर लो, तो थोड़ा साइन वाइन की वैल्यू निकाल के डाल दो तो मिल जाएगा तुमको सेंटर की मैग्नेटिक कितनी होगी। ठीक है, म्यू नॉट एन आई बाई 2, साइन दोनों के सेम हो जाएंगे, 2 आएगा तो 2 से नीचे का 2 कैंसिल करो, एंड साइन थीटा क्या होता है? वो होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर दिख रहा है L, और हाइपोटेनस दिखेगा मुझे रूट ओवर L स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, ये आ जाएगा। सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई एल अपॉन रूट ओवर L स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। तो वो क्लियर? सोलोनॉइड के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिए अपन ने। ठीक है, अब सोलोनॉइड में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है, आइडियल सोलोनॉइड की फील्ड। आइडियल सोलोनॉइड की फील्ड, आइडियल सोलोनॉइड का कंसेप्ट क्या है वो समझते हैं अपन। आइडियल, आइडियल सोलोनॉइड, अगर सोलोनॉइड बहुत थिन है और लंबाई बहुत ज्यादा है तो उसे बोलते हैं आइडियल। अगर उसकी रेडियस के कंपेयर में लंबाई बहुत ज्यादा हो गई तो उसे बोलते हैं आइडियल। रेडियस के कंपेयर में लेंथ बहुत ज्यादा है, बहुत लंबी सोलोनॉइड है और उसकी रेडियस कम है तो उसे बोलते हैं अपन आइडियल। आइडियल सोलोनॉइड है इनफाइनाइट लॉन्ग लेंथ। ठीक है, तो इस तरह की सोलोनॉइड के लिए अब बताओ, अब ये अल्फा बीटा क्या हो जाएंगे? मैं अंदर कहीं भी खड़े हो जाऊं, अंदर इनसाइड सोलोनॉइड के अंदर कहीं खड़े हो अगर मैं, तो अल्फा बीटा क्या हो जाएंगे? 90 हो जाएंगे, बिल्कुल सही है ना? आइडियल सोलोनॉइड मतलब लेंथ इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट। तो इनसाइड सोलोनॉइड जब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो दोनों एंगल 90-90 दिखेंगे अपन को जब अपन अंदर खड़े होंगे तो, है ना? तो 90-90 डाल दो तो sin 90 प्लस sin 90 वो 2 हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी म्यू नॉट एन आई। एक लंबी सी सोलोनॉइड है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड हर जगह म्यू नॉट एन आई। अब बहुत लंबी तो कॉर्नर दिखेंगे ही नहीं उसके आपको, तो अंदर ही खड़े हर जगह आपको म्यू नॉट एन आई दिखेगी, कांस्टेंट यूनिफॉर्म हो जाएगी, बिल्कुल सही। इसका मतलब यूनिफॉर्म। ठीक है, आइडियल सोलोनॉइड के कोई कॉर्नर पे खड़ा हो गया जाके, जैसे तो लंबाई बहुत ज्यादा है लेकिन ठीक है मिल गया मान लो कॉर्नर आपको, तो उसके एंड पे खड़े हो जाओ जाके, तब क्या होगा?
एंड पे खड़े हो जाओ तो क्या होगा, मैं यहाँ कॉर्नर पे खड़ा हूँ, अब ये सोलोनॉइड बहुत लंबी है तो दूसरा एंड तो इन्फिनिटी पे हो गया और एक एंड तो यही है, एक एंड का एंगल 0, एक एंड का एंगल 90, एक एंड का एंगल 0, एक का 90, तो म्यू नॉट एन आई बाई 2 मिलेगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और सोलोनॉइड के बाहर खड़े हो जाओ थोड़ी दूर, सोलोनॉइड के बाहर थोड़ी दूर जाके खड़े हो जाओ तो वहां क्या होगा, सोलोनॉइड के बाहर थोड़ी दूर जाके खड़े हो जाओ। पहले तो एक नॉर्मल सोलोनॉइड में बाहर हो जाते हैं, अगर मान लो इनफाइनाइट नहीं है, नॉर्मल लेंथ की सोलोनॉइड है, इस वाले एक्सप्रेशन में सोचते हैं अपन, इस वाले एक्सप्रेशन में सोचते हैं, इसमें बताओ कि अगर सोलोनॉइड के बाहर खड़े होते तो क्या होना, क्या करना पड़ता, बीटा को नेगेटिव डालना पड़ता, यस है ना, बीटा को नेगेटिव डालना पड़ता। अगर इस सोलोनॉइड के बाहर खड़े होते यहाँ, तो एक कॉर्नर का एंगल उधर वाला तो अभी पॉजिटिव, दूसरा भी इधर ही आता, उसको नेगेटिव डालते, तब वो बीटा एंगल नेगेटिव आता, बीच में माइनस साइन आ जाता, माइनस साइन आ जाता, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कम आती, मैग्नेटिक फील्ड कम आती। ठीक है, और सोलोनॉइड से काफी दूर चले जाओ तो दोनों एंगल लगभग बराबर ही दिखेंगे, फिर सोलोनॉइड से बाहर दूर चले जाओ तो दोनों बराबर होंगे, तो लगभग लगभग डिफरेंस 0 आ जाएगा। ठीक है, तो बी आउटसाइड इज वेरी स्मॉल and tend to 0 at large distance from solenoid। सोलोनॉइड से काफी दूर चले आओगे तो मैग्नेटिक फील्ड 0 ही हो जाएगी। ठीक, हाँ मैग्नेट जैसा ही है, बिल्कुल सही है, हाँ तो फील्ड कम होती होना चाहिए, बिल्कुल सही है ना। तो बार मैग्नेट एंड सोलोनॉइड में बहुत रिजेम्बलेंस होती है, बार मैग्नेट के अंदर भी कुछ ऐसे ही लगता है मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट जैसा, और यहाँ पर भी ठीक है कुछ वैसी वैसी चीजें है। चलो, आइडियल सोलोनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड का आप ग्राफ भी बना सकते हैं अपन, तो मैग्नेटिक फील्ड, हाँ बोलिए। तो जो सेंटर पे आपने लिखी है मैग्नेटिक फील्ड, तो कहाँ उसमें पर, सेंटर पर, हाँ तो सर जो अपन साइन अल्फा साइन बीटा तो सेम होगा, तो उसको हाँ ऐड करेंगे तो एक 2 आएगा टर्म में, तो 2 कट जाएगा ना। हाँ, तो वो बॉटम का 2 काट दिया ना मैंने, ये 2 और जो उधर का 2 आया था वो कैंसिल कर दिया ना। फिर एल स्क्वायर बाय 4 से भी तो एक 2 निकलेगा। नहीं, इसमें tan इनवर्स को L स्क्वायर बाय 4, यहाँ पे 4r स्क्वायर कर लिया ना मैंने, 2r का स्क्वायर, सही लिखा है वो, आप अच्छे से लिख के पूरा फाइनल लिख के चेक करो, सेम आएगा। ठीक है, चलो ओके, अब ग्राफ बना लेते हैं। तो मेरे पास थोड़ा सा स्पेस की क्रंच दिख रही है, यहाँ का पोर्शन दिख रहा है कि आपको, हाँ यहाँ बना देता हूँ मैं ग्राफ, इसके पोर्शन में कोशिश करता हूँ बनाने की। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं मैग्नेटिक फील्ड का विद डिस्टेंस, तो देखो यहाँ पर x इक्वल टू दिख ही नहीं रहा आपको, x इक्वल टू 0, तो थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा इसको मुझे, लाइन दिखी क्या, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे x इक्वल टू 0 मतलब सेंटर ऑफ सोलोनॉइड, ये सोलोनॉइड का सेंटर है, ये सोलोनॉइड का सेंटर है, ठीक है, ये सेंटर है, इधर दिखना पड़ेगा, ये सेंटर है। ठीक है, तो ग्राफ सिमेट्रिक होगा, बीच में मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा और बाहर कम होती जाएगी, लाइक दिस। जैसे सोलोनॉइड के कॉर्नर में पूछोगे मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम हो जाएगी, उसके बाद 0 की तरफ टेंड करेगी, ऐसा कुछ ग्राफ होना चाहिए, समथिंग लाइक दिस ग्राफ होना चाहिए सोलोनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, ये मैंने बताया जब फाइनाइट लेंथ की है वो, तो और जब बहुत लंबी होगी तो बीच में कांस्टेंट दिखा देंगे म्यू नॉट एन आई, फिर अचानक से म्यू नॉट एन आई बाय 2 कर देंगे एंड पे। सर बी एंड आइडियल सोलोनॉइड पे क्या लिखा है, हाँ ये एंड आइडियल के लिए लिखा है, ये यहाँ जो नीचे सारी चीज लिखी है ये सब आइडियल के लिए लिखा है, नीचे सारी चीजें आइडियल के लिए लिखी है। ठीक है, चलो तो ग्राफ क्लियर है क्या, यहाँ पर सब कुछ नोट हो गया क्या, ये शुरू का पोर्शन नोट हो गया, हटा दूं क्या, यस ओके, शुरू का पोर्शन नोट हो गया आपका, तो इधर हटा देते हैं अपन ये।
यहाँ थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, मैं आपको अच्छे से बना देते हैं ग्राफ। ठीक है, सो अगर मैं नॉर्मल सोलोनॉइड के लिए ग्राफ बनाऊं, फिर से बना देता हूं मैं ग्राफ। नॉर्मल सोलोनॉइड के लिए ग्राफ बनाऊं तो बीच में सबसे ज्यादा और फिर धीरे धीरे कम होते जाएगा वो, और फिर जैसे ही बाहर जाओगे तो फिर बहुत ज्यादा तेजी से ड्रॉप होने लगेगा, लाइक दिस, ऐसा कुछ ग्राफ हो जाता है नॉर्मल सोलोनॉइड के लिए। नॉर्मल सोलोनॉइड का ग्राफ ऐसा कुछ मैग्नेटिक फील्ड का। जब अपन आइडियल की बात करेंगे तो आइडियल सोलोनॉइड के एंड बहुत दूर होंगे। अब मैं यहाँ पे इनफाइनाइट लेंथ तो बना नहीं पाऊंगा, तो मैं, आप बस ध्यान रखो कि ग्राफ इनफाइनाइट के लिए है। बीच में कांस्टेंट जैसी फील्ड दिखा देंगे आइडियल सोलोनॉइड में, μ0 ni की फील्ड दिखा देंगे बीच में कांस्टेंट। उसके बाद फिर अचानक से ड्रॉप करेंगे, एकदम एंड पे जीरो जैसी हो जाएगी, फिर धीरे धीरे जीरो ले जाएंगे, एकदम एंड पे μ0 ni/2 हो जाएगी, और फिर टेंडिंग टू जीरो हो जाएगी बाद में। आइडियल में फर्क और इसमें फर्क ये है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉप हो रही है और यहाँ बिल्कुल कांस्टेंट दिखाना है, ये फर्क है। तो वहां ड्रॉप हो रही थी, उसको थोड़ा और ज्यादा दिखा देते हैं ड्रॉप होते हुए, ऐसा कुछ होगी। ओके, इज दिस क्लियर? अब अभी क्लियर? मेरे पास ईशान पूछ रहा है सर इसका ग्राफ कंटिन्यूअस क्यों है? भाई कंटिन्यूअस क्यों नहीं होना चाहिए भाई? अच्छा ये आइडियल, इसका आइडियल का बोल रहे हो क्या? हाँ, आइडियल वाले में समझ लो कि मैंने बीच में एक्स, ये एक्स को कहीं पे ब्रेक करके अचानक से एंड पे पहुंच गया मैं। ठीक है, होगा तो कंटिन्यूअस ही, वो प्रैक्टिकली तो कंटिन्यूअस ही होगा। अब वो दिखाने में मान लो कि ऐसा दिखा दिया अपन। चलो वेरी गुड। ओके, तो सोलोनॉइड से रिलेटेड अपन ने सारी चीजें देख ली है। सोलोनॉइड, अगर एक नॉर्मल लेंथ की सोलोनॉइड दी है, कम लेंथ की सोलोनॉइड दी है, तो उसकी भी मैग्नेटिक फील्ड आप निकाल सकते हो। उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास, उसमें अंदर बाहर कहीं भी आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो जो भी आपको पॉइंट दिया है जहां मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, मान लो सोलोनॉइड दे दी है, आपको किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो आपके लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, उस पॉइंट से दोनों कॉर्नर के एंगल्स क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। उस पॉइंट से सोलोनॉइड के दोनों कॉर्नर्स के एंगल क्या है, वो अगर एंगल ढूंढ लिए तो बस ये वाला फॉर्मूला लगा के किसी भी जनरल लेंथ की सोलोनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। अगर सोलोनॉइड के बाहर पॉइंट दे दिया तो कॉर्नर्स के एंगल में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रख देना, जो क्लोज वाला एंड होगा उसका एंगल नेगेटिव डाल देंगे, तो वो भी फील्ड आ जाएगी। तो इनफाइनाइट लेंथ, नॉर्मल लेंथ की सोलोनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड आ गई उसके एक्सिस पे। फिर इनफाइनाइट लेंथ में तो उससे आइडियल सोलोनॉइड मान के अपन लिख ही सकते क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो सोलोनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड उसके एक्सिस पे सब जगह आ गई। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड डिराइव करना सीखी है ना। अब हमने बायो-सेवर्ट्स लॉ यूज करा था, उससे हमने स्ट्रेट वायर की फील्ड निकाली, आर्क की निकाली, कुछ स्टैंडर्ड चीजें देखी। अब कई बार हमको है ना वायर का शेप ऐसा दे देते हैं जो ना तो स्ट्रेट होता है ना आर्क होता है, वो एक सर्कल के आर्क भी नहीं होता है और ना ही एक स्ट्रेट वायर होता है, पर उसका हमें कुछ फंक्शन दे दिया, उसका कुछ फंक्शन दे दिया। फंक्शन देने के लिए वो क्या करेंगे, नॉर्मली अपन को थीटा और आर के टर्म्स में कुछ हमको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स या सर्कुलर कोऑर्डिनेट्स के टर्म में हमको वायर का शेप दे देंगे। अगर ऐसा दिया हो तो बायो-सेवर्ट्स लॉ यूज करके अपन वो भी कर सकते हैं। तो मेरे पास टाइम नहीं है ज्यादा, तो एक काम करते हैं, मैं उस क्वेश्चन को कभी और डिस्कस करूंगा, अभी फिर कंप्लीट हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो आज अपन सोलोनॉइड तक ही रुकते हैं। अब आपका बिगिनर बॉक्स 2 भी पूरा हो जाएगा। इनफैक्ट BB3 का भी कुछ कुछ चीजें तो मैंने करा दी है। BB3 में हम एम्पेयर सर्किट लॉ पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट क्लास से एम्पेयर सर्किट लॉ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो मेरे पास एक गोपाल का डाउट आया सर, इसका इंजन होता है ना सोलोनॉइड का, सोलोनॉइड का इंजन मतलब क्या बोलना चाह रहे हो? सोलोनॉइड का इंजन क्या बोलना चाह रहे हो? BB1 एंड 2 दोनों डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज तो फ्राइडे है, कल अपनी रिवीजन क्लास रहेगी आप बच्चों की, और मंडे को शायद अपनी क्लास रहेगी, उसमें डिस्कस करेंगे।
सोलोनेट सबके यूसेज है, सोलोनेट वगैरह हर चीज का यूज है, सब धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी अपन धीरे धीरे बेसिक सीख रहे, एप्लीकेशन पार्ट आपका काफी बाद में आएगा। चलो ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय सबको।